तो दोस्तों मैं सीखा है कि कैसे जुपिटर लैब की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो मैंने अपने दूसरे सिस्टम को आप लोगों से शेयर किया हुआ है, जिसमें मैंने क्रोम में एक पेज ओपन किया। शायद आप लोग भी उस पेज को देख पाए। अभी भी मैंने उसे रन किया था। ये देखिए दोस्तों लिंक, ये मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दिया है। go.microsoft.com fw लिंक आईडी को दिस, जिससे कि केवल और केवल विजुअल सी प्लस एस बिल्ड टूल डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से अगर मैं डाउनलोड्स में जाऊँ तो देखिए डाउनलोड हो चुका है। जो पहले मैंने आपको लिंक भेजा था उसमें 6 GB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, जबकि इसमें में 6 GB के सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जो रिक्वायर्ड है उतना ही इंस्टॉल होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितनी भी चेक बॉक्सेस उनको अनचेक कर लेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर सभी चेक बॉक्सेस सेलेक्ट होंगे तो और भी बहुत सी चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी, जबकि हम चाहेंगे कि केवल जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वही डाउनलोड हों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ गया, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है वो 4 GB। यहाँ से मैं कस्टम ले लेता हूँ। कस्टम लेके देखे तो उसमें यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, और मुझसे पूछा है भाई भूपेंद्र तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं बाय डिफॉल्ट सभी अनचेक कर लेता हूँ। देखिए सब कुछ मैंने अनचेक कर दिया तो भी कितना दिखा रहा है वो 3 GB। हालांकि कुछ वेबसाइट्स पे लिखा है कि अगर आप विंडोज़ 10 या 11 यूज़ करें तो कम से कम इसे सिलेक्ट कर लीजिए। हाल फिलहाल मैं इसे भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसके बिना हमारा काम चल जाए। बाई चांस इसके बिना काम नहीं चले तो कम से कम क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, विंडोज़ 10 SDK। ठीक है, अब हम कुछ भी सिलेक्ट ना करके बस इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये मेरे इंटरनेट से डेटा लेके डाउनलोड करता रहेगा, इंटरनेट से ना ऑनलाइन डाउनलोड होता रहेगा। तो जब तक ये डाउनलोड हो तब तक हम कुछ और टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं। जब ये प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगा, ये लोकेशन पूछा कि भाई कहाँ से इंस्टॉल करना है, कुछ इश्यूज बता रही है। देखिए कहीं इंटरनेट की इश्यू सुनी है, नहीं इंटरनेट इश्यू सुनी है यहाँ पे। चलिए इसे एक बार फिर से कैंसिल कर लेते हैं। और बाई चांस अगर ये सक्सेसफुल नहीं भी हुआ तो हमने जो आपको जो पहले लिंक भेजा था उस लिंक का हम यूज़ करेंगे, जो पहले हमने काफ़ी पहले अपने दोस्तों को एक्सप्लेनेशन दिया था कि कैसे उसे इंस्टॉल करना है। ये देखिए यहाँ पे दूसरा टूल भी रखा है जो मैंने काफ़ी दिन पहले आप लोगों को समझाया था। इसे मैं एक बार फिर से रन कर लेता हूँ। ये ओपन नहीं हुआ अभी तक, हाँ हो गया ओपन। अच्छा अब की बार मैं क्या करूँगा, विंडोज 10 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, और बाई चांस उस पर भी अगर हम फेल हो तो मैं जो पहले तरीका सीखा था 27 जून को उस टेक्निक को फॉलो करेंगे, क्योंकि आज मेरी कोशिश है कि कम स्टेज पे हमारा काम हो जाए। दोस्तों यहाँ से जैसे कि हम जानते हैं कि मैं कस्टम ऑप्शन लेना था, अब मैं डिफ़ॉल्ट ऑप्शन लेके देख लूँ, या चलिए कस्टम ले लेते एक बार फिर से, कस्टम ट्राई करते हैं।
और अब की बार मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए अब देखें क्या होता है। हालांकि बोल रहा है कि जो हमने सेटअप पैकेज डाउनलोड किया वो थोड़ा सा करप्टेड है। हाँ, ये करप्टेड है तो उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ना, ये टेक्निक काम नहीं कर रहा है। तो हमने काफ़ी दिन पहले जो दूसरा टूल डाउनलोड किया था उसको यूज़ कर लेते हैं, बिल्ड टूल्स को, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में ये वाला टूल ही इंस्टॉल किया हुआ है। ये भी अराउंड 4 GB के आसपास स्पेस लेगा। अब ये मुझसे पूछा है क्या कि आपके सिस्टम में सभी चीज़ें पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन ले सकते हैं। हालांकि आपके केस में अगर आप पहली बार इंस्टॉल करें तब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मैं मॉडिफाई सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे कि मैंने कहा था कि हमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कौन सा ऑप्शन? डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++। तो हमारे दोस्त ने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, बाकी चीज़ें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करनी है। और यहाँ से सिंपली हमें करना है इंस्टॉल। दोनों ऑप्शन ले सकते हैं, डाउनलोड देन इंस्टॉल या इंस्टॉल वाइल डाउनलोड, इन दोनों ऑप्शन ले सकते हैं हम लोग। हालांकि हमारे दोस्त ने पहले से ही सब इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा कि उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल और कहता हूँ दोनों चीज़ एक साथ करो और मॉडिफाई। तो कम से कम दोस्तों को एक आइडिया लग गया कि हाँ भाई किस तरह से हमें विजुअल C++ बिल्ड टूल को डाउनलोड करना है। अब जब तक ये डाउनलोड होता रहे तब तक हम कुछ और आगे के टॉपिक्स पढ़ लेंगे। अब दोस्तों वर्चुअल एनवायरनमेंट मॉड्यूल 1 के लास्ट में भी सीख चुके थे, लेकिन जैसा कि हम जानते कि यहाँ पे हमें काम ही करना है किसमें, वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो इसलिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो छोटी सी मैंने एक डेफिनेशन लिखी कि ये क्या है। ये एक पाइथन एनवायरनमेंट है जिसमें पाइथन का इंटरप्रेटर, लाइब्रेरीज और स्क्रिप्ट्स दूसरे इंस्टॉलेशन से आइसोलेटेड रहती हैं। तो वैसे हम फिजिकली ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करते थे, अब एक तरह का हम सैंडबॉक्स बना रहे हैं। तो जो भी हम पिप से इंस्टॉल करेंगे बस उस सैंडबॉक्स में इंस्टॉल होगा। अब जब जब आप एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेंगे। सो एवरी प्रोजेक्ट शुड बी द पार्ट ऑफ अ डिफरेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब सवाल आता है कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में कैसे वर्क करें। तो हम जानते हैं कि हमारे विंडोज़ में एक ऑप्शन होता है कमांड प्रॉम्प्ट, जिसको हमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होता है। हालांकि ये सब चीज़ हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन बाई चांस किसी फ्रेंड ने पहले कभी क्लास मिस कर दी हो तो उसे दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और हमें 4 बेसिक स्टेप करनी पड़ती हैं। तो पहले तो हमें पाइथन इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि आप ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हमें पिप इंस्टॉल करना पड़ता है, जो आप ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करते हैं तो पिप भी इंस्टॉल हो जाता है उस समय। फिर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है वर्चुअल एनवायरनमेंट को और उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। और फिर ऑप्शनली हम चाहे तो वर्चुअल एनवायरनमेंट रैपर का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है आगे चल के डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो यहाँ में लिखा कमांड प्रॉम्प्ट और हम जानते हैं कि हम यहाँ से क्या ऑप्शन लेना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो सभी दोस्तों को पहले बिल्ड टूल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बिल्ड टूल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो जुपिटर लैब इंस्टॉल करना है और फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट में वर्क करना है। हमने कहा यस। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे कमांड हमें दिया गया है, पाइथन -m पिप इंस्टॉल अपडेट पिप। बाई चांस आपके सिस्टम में अगर पिप ना हो तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और हम पिप का वर्जन भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ पिप -V
तो पिप का मुझे वर्जन दिख जाएगा कि मेरे सिस्टम में पिप का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो मुझे सिस्टम बता रहा है कि मेरे सिस्टम में कौन सा पिप है, वर्जन 23.1.2, जो कि पाइथन 3.8 से एसोसिएटेड है। लेकिन बाय चांस अगर किसी फ्रेंड के सिस्टम में नहीं होता तो वो क्या लिखता, पाइथन -m पिप इंस्टॉल -u। मैंने आपको बताया था अपग्रेड, किससे अपग्रेड करना है, पिप। तो अगर आपके सिस्टम में पहले से ही पिप इंस्टॉल ना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। कभी कभी हमें कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए होता है, जैसे हमने चैटरबॉट में किया था 1.20.6 या 7। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो आप स्पेसिफिक वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करना होगा, तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, हम कमांड लिखेंगे पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट, पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो ये कमांड में चला लेता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में नहीं है वो चीज़। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पिप इंस्टॉल वर्चुअल env। नाउ डूइंग दिस इज अ वन टाइम जॉब। एक बार आपके सिस्टम में वर्चुअल एनवायरनमेंट आ गया तो नेक्स्ट टाइम आप इस कमांड का यूज़ करके जितने चाहे उतने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। जितनी भी चीज़ रिक्वायर्ड है सब चीज़ इंस्टॉल हो गई। अब हम चाहें तो ऑप्शनली क्या इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट रैपर। तो हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट रैपर। हालांकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं, लेकिन हाँ कर लेते हैं पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट रैपर। अब आज की पूरी स्टेप्स आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएंगी, तो घर में भी आप सेम ऐसा स्टेप परफॉर्म करेंगे। दोनों चीज़ इंस्टॉल हो गई। अब एक बार जब दोनों चीज़ इंस्टॉल हो जाए तो हमने लिखा है कि कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया जाता है। तो हमें लिखना पड़ता है वर्चुअल env कमांड, फिर जिस नाम से एनवायरनमेंट बनाना हो। नाउ दिस इज इंटरव्यू क्वेश्चन, वर्चुअल एनवायरनमेंट with all the libraries available in our system। बाय डिफॉल्ट जब हम बनाते हैं कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट दोस्तों, तो वो कोई भी पिप लाइब्रेरी डाउनलोड नहीं करता। कभी कभी हम चाहते हैं कि एक ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाए जिसमें वो सभी लाइब्रेरीज आ जाए जो मेरे सिस्टम में है। तो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हुए क्या लिख देंगे, $- सिस्टम साइड पैकेजेस। तो जो जो मेरे सिस्टम में पैकेजेस है वो भी इसमें आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं ऐसा दोस्तों, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। हमेशा की तरह मैं डी ड्राइव में आ जाता हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि मैं डी ड्राइव में वर्क करना पसंद करता हूँ। तो मैं डी ड्राइव में आ गया। अब यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ mkdir। mkdir का मतलब है मेक अ डायरेक्टरी, यानी फोल्डर, जिस नाम से बनाना चाहो। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ venv और हमारी बैच का नाम 12 जुलाई बैच। इससे क्या होगा, मुझे फ्यूचर में से ढूंढने में आसानी हो जाएगी। अब जैसे कि हमने कमांड देखा था क्या, वर्चुअल एनवायरनमेंट फिर फोल्डर का नाम। तो कौन सा फोल्डर, तो मैं सिस्टम से कह रहा हूं कि सिस्टम, हाँ यहाँ पे वर्चुअल की स्पेलिंग गलत है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक ऑप्शन पढ़ाया दोस्तों, सिस्टम साइड पैकेजेस। अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं सिस्टम साइड पैकेजेस, ऐसा ही स्पेलिंग था शायद उसका, देख लेते एक बार। सिस्टम साइड पैकेजेस, हाँ सिस्टम साइड पैकेजेस। तो मैं सोच रहा हूँ लिख लूँ मैं सिस्टम साइड पैकेजेस।
सिस्टम साइट पैकेजेस। तो मैं सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में वो सभी पैकेजेस आ जाए जो मेरे एक्चुअल सिस्टम में है, और अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। अब ये टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ये ऑप्शन दिखा हुआ है सिस्टम साइड पैकेजेस। अब क्योंकि मेरे सिस्टम में बहुत सारे यूटिलिटीज और लाइब्रेरीज है, तो वो सब लाइब्रेरीज यहाँ पे कॉपी हो रही हैं। सिस्टम करा भाई भूपेंद्र, मैंने तुम्हारे लिए बना लिया वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब हमने पढ़ा था एक कमांड cd यानी चेंज डायरेक्टरी। तो कौन सी डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा? वर्चुअल एनवायरनमेंट की डायरेक्टरी में। अब विंडोज में कमांड होता है dir यानी डायरेक्टरी। यहाँ पे एक डायरेक्टरी है स्क्रिप्ट्स। तो हमने पढ़ा था स्क्रिप्ट स्लैश क्या एक्टिवेट, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा लिखने से क्या होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, इसी का ही अपोजिट क्या होता है दोस्तों? स्क्रिप्ट स्लैश डीएक्टिवेट। तो टेक्निकली मैं रिकैप दे रहा हूँ उन सब टॉपिक्स का जो मैं अपने दोस्तों को मॉड्यूल 1 के लास्ट में पढ़ा चुका हूँ। हाल ही फिलहाल मैं इसे फिर से एक्टिवेट कर रहा हूँ। और अब जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो है दोस्तों, हम जुपिटर लैब को वर्चुअल एनवायरनमेंट में कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट में जुपिटर लैब का यूज़ करना है। तो ये आपने मॉड्यूल 1 में नहीं पढ़ा था। नाउ दिस इज इंटरव्यू क्वेश्चन। आप लोगों के सभी चीजें मैं आज पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। हाउ टू यूज जुपिटर लैब, लैब भी कह सकते हैं, नोटबुक भी कह सकते हैं, सिंपली मैं जुपिटर लिख देता हूं विथ अवर ऑन वर्चुअल एनवायरनमेंट। कारण है कि बाय डिफॉल्ट जब मैं जुपिटर स्टार्ट करता हूं तो वो मेरे सिस्टम वाले पाइथन को ले लेता है, जिससे कि जो भी मैं डेवलपमेंट करूंगा वो सिस्टम के हिसाब से वर्क करेगा, ना कि वर्चुअल एनवायरनमेंट के हिसाब से। जबकि मैं काम किस में करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो हमें लिखना पड़ता है पाइथन माइनस एम। एम तो हम जानते हैं मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल? IPY कर्नल। कर्नल एक ऐसा पार्ट होता है जो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। हमें इंस्टॉल करना है किसके लिए? करंट यूजर के लिए। और यहाँ पे मेरे एनवायरनमेंट का नाम आ जाएगा। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे एनवायरनमेंट का नाम क्या है वो एक बार देख लें। जैसे एग्जाम्पल, मुझे इस पूरे को कॉपी करना होगा यहाँ तक। और दोस्तों मुझे ये फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा। कौन सा फोल्डर का नाम है मेरा? ये, इसे मैं कॉपी कर लेता हूं। ये मैंने कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओह, कॉपी नहीं हुआ शायद, अब कॉपी हो गया। तो मैं सिस्टम से कह रहा हूं कि सिस्टम मुझे एक IPython कर्नल चाहिए, लेकिन इस वर्चुअल डायरेक्टरी के लिए। अब देखिए क्या होगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। इस कमांड को तभी इशू करना है जब आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करके रखा हुआ हो। अब मैं इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये वन टाइम जॉब है, आप एक बार सीख जाओगे, कभी भविष्य में दिक्कत आएंगी तो फिर से आप मेरी PDF फाइल को ओपन करेंगे, इस स्टेप्स को देख के कर सकते हैं। देखिए सिस्टम कह रहा है भाई भूपेंद्र तुम्हें बधाई हो, एक वर्चुअल कर्नल स्पेस बन गया है। अब दोस्तों दो चीजें हैं, एक है जुपिटर नोटबुक जिससे हम कहते हैं क्लासिक जुपिटर, दूसरा है जुपिटर लैब। तो आप दो चीज लिख सकते हैं, आप जुपिटर माइनस नोटबुक भी लिख सकते हैं, जो कि क्लासिक वर्जन कहलाता है, क्लासिक वर्जन ऑफ जुपिटर। या लिख सकते हैं दोस्तों क्या, जुपिटर लैब। एक और चीज है दोस्तों जो क्या है, IPython।
जैसे आपको याद होगा हमने आइडियली की शेल में काम किया था, तो वैसे हम यहाँ पे शेल में काम कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, आई पाइथन। तो देयर आर 3 थिंग्स, आई पाइथन, जुपिटर नोटबुक, जुपिटर लैब। सबसे लेटेस्ट क्या है, जुपिटर लैब है। कल मैं यहाँ पे लिख रहा था दोस्तों क्या, प्रिंट। अब ये हेलो वर्ल्ड आ गया था, इससे मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, तो ऑटो कंप्लीट का शॉर्टकट है कंट्रोल एफ। जैसे मैंने कंट्रोल एफ कहा तो देखिए ऑटो कंप्लीट हो गया। अब मैं एंटर प्रेस कर सकता हूँ तो हेलो वर्ल्ड आ गया। अब आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें आईपाइथन शेल में वर्क करने के लिए बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलूँ आज के नोट्स में, these are the various keyboard shortcuts that we can use in IPython shell। जैसे हम टैब का यूज़ कर सकते हैं, हम वाइल्ड कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, मैं भी करके भी दिखाऊंगा दोस्तों को। और ये कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी हैं जिनको वन बाय वन आप घर में ट्राई करेंगे। तो हाल ही फिलहाल में कुछ शॉर्टकट्स करके दिखा रहा हूँ। जैसे दोस्तों मैं थोड़ा सा ये फ़ोन स्पेस भी बढ़ा दूँ जिससे कि आप लोगों को रीडिंग में आसानी हो। Now this is much more readable to my friends। अच्छा यहाँ पे दोस्तों एक कंट्रोल एल है, मैं कंट्रोल एल दबा रहा हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल एल दबा तो स्क्रीन क्लियर हो गई। तो अगर आप मेरे आज के नोट्स में देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये शॉर्टकट मिल जाएगा कंट्रोल एल का, टू क्लियर द स्क्रीन। और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो कि हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं। तो हाल ही फिलहाल में दोस्तों को शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं लिखा दोस्तों A = 1 2 3, अब मैं क्या प्रेस करूँ, कंट्रोल एफ, ये लिस्ट बन गई। अब मैं लिख रहा हूँ A.tab। जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा तो मेरे पास सजेशन आ जाएगा कि मुझे क्या चाहिए। तो मुझे अपेंड चाहिए दोस्तों। अब अपेंड में मैंने ब्रैकेट लगाया और मैंने कहा कि मैं इसमें अपेंड क्या करना चाहता हूँ, 4। अपेंड का मतलब है ऐड टू द एंड। तो एंड में क्या हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा। अब हमने कहा A. तो A का डेटा शो हो गया। अब हम लिख रहे हैं A क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन। तो सिस्टम बता रहा है भाई भूपेंद्र, तुमने जो A बनाया वो क्या है, एक लिस्ट है जिसमें डेटा क्या है 1 2 3 4 और उसकी लेंथ क्या है 4। अच्छा, कल को हम एक फंक्शन बना सकते हैं दोस्तों जिसमें मैं लिख रहा हूँ डिफाइन शो n। अब मैं कंट्रोल एफ दबा रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ प्रिंट से फॉर एग्जाम्पल n। अब ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या लिखूँ, शो और फिर क्वेश्चन मार्क। तो सिस्टम बता रहा है भाई भूपेंद्र शो क्या है, एक फंक्शन है जो कहाँ पे स्टोर किया गया, यहाँ पे स्टोर किया गया है। अच्छा, यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क भी होता है दोस्तों। डबल क्वेश्चन मार्क की खासियत क्या है कि हमें कोडिंग दिखा देता है कि कोडिंग क्या की गई। इफ यू कैन सी, यहाँ पे सिग्नेचर था, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग थी, फाइल का टाइप था, लेकिन ये नहीं था सोर्स कोड। जबकि डबल क्वेश्चन मार्क से क्या हो जाता है, सोर्स कोड। क्योंकि हम जानते हैं कि पाइथन जो है वो फ्री एंड ओपन सोर्स है। दैट मीन्स अदर्स कैन सी अवर सोर्स कोड। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ A = इंडिया। अब हम जानते हैं कि स्ट्रिंग बन गई। अब मैं लिख रहा हूँ A. से C* या C#। जब मैंने C# लिखा तो सिस्टम समझ गया कि मुझे वो सभी फंक्शन देखने हैं जिनकी स्टार्टिंग किससे होती हो, C से। जैसे कैपिटलाइज। तो देखिए दोस्तों, मॉड्यूल 1 में खराबी क्या थी, मॉड्यूल 1 में खराबी थी कि आपको हर चीज़ याद रखनी पड़ती थी कि भाई कैपिटलाइज नाम का भी फंक्शन होता है। या अब यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है दोस्तों को। सिंपली आपको याद ना आए तो सिंपली डॉट लगाइए, सिंपली मैं टैब दबा सकता हूँ। अगर आप सिंपली टैब दबाओगे तो पूरे फंक्शंस की लिस्ट आ जाएगी। अब जो भी मेरे दोस्त को फंक्शन यूज़ करना वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं फंक्शन सेलेक्ट करना चाहूँगा इज अपर, डॉट इज अपर। क्या हमने जो स्ट्रिंग दिया वो अपर केस में है या नहीं, तो सिस्टम कहेगा फॉल्स, क्योंकि वो अपर केस में नहीं है। तो टीचर ने हमें क्या क्या सिखाया कि भाई आईपाइथन शेल में कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। तो अभी टीचर ने कौन से शॉर्टकट यूज़ किए, ये शॉर्टकट्स यूज़ किए।
अच्छा, तभी कभी हम जानते हैं कि कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि प्राइवेट वेरिएबल्स अंडरस्कोर से शुरू होते हैं। टैब, तो जैसे ही मैंने अंडरस्कोर टैब लिखा तो जितने भी वेरिएबल्स अंडरस्कोर से बने थे उनकी लिस्ट आ गई, जबकि पहले ही शो नहीं हो रहे थे, जैसे अंडरस्कोर ऐड, अंडरस्कोर डायरेक्टरी, अंडरस्कोर जी, अंडरस्कोर जीटी। तो जिससे से मैंने आपको कुछ शॉर्टकट्स करके दिखाए, वैसे आप इनको भी ट्राई करेंगे। जैसे मैं कंट्रोल ए सिखा रहा हूँ, कंट्रोल ए क्या है, मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन। जैसे मैंने कोई लंबी सी लाइन लिखी दोस्तों, मैं लिखा प्रिंट जैसे हेलो वर्ल्ड, अब मैं लाइन के बिगिनिंग में आना चाहता हूँ, तो लाइन के बिगिनिंग में आने के लिए कंट्रोल ए, तो कर्सर एकदम बिगिनिंग में आ गया। लाइन के एंड में जाने के लिए कंट्रोल बी, सॉरी कंट्रोल बी के अलावा क्या है, कंट्रोल ई है, तो कंट्रोल ई से कहाँ जाओगे, लाइन के एंड में। तो आज मेरे दोस्तों घर में क्या करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए कर्नल बनाना है, और जुपिटर लैब को स्टार्ट करने से पहले कैसे ट्राई करना है, आई पाइथन शेल को। और आई पाइथन शेल का मतलब आप सभी समझ रहे हैं, जैसा कि हमने आइडियली में किया था 2 + 3, तो हमें इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाता था 5। हम लिखते थे इम्पोर्ट मैथ SM, ठीक है चलेगा। अब हम लिखते थे m.√6 या 36, तो मैं इमीडिएटली आंसर मिल जाता था 6.0। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, तो यहाँ से बाहर लिखने के लिए एग्जिट, जैसे ही एग्जिट लिखो तो बाहर आ जाओगे। तो जैसा कि आपने कमांड देखा, पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब, वो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। अच्छा, हालांकि यहाँ पे लिखा था कि सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ जाए। हाल मैं रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं गया CMD में, यहाँ से हमने कहा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, फिर से मैं यहाँ पे फ़ोन थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ जैसे कि दोस्तों को रीडेबल रहे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इको कमांड, जैसे मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, %path%। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम में कौन सा पाइथन, तो मेरे सिस्टम में पाइथन कौन सा है, 3.8। अब मैंने कमांड सीखा है क्या, पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब, बीच में शायद कोई स्पेस नहीं था, ये एंटर। होप कि विजुअल C++ की अब जो इश्यूज है वो यहाँ पे ना आए। हालांकि मेरे दोस्त के सिस्टम में एंटीवायरस भी था, तो मैंने क्या किया, एंटीवायरस को डिसेबल कर दिया दोस्तों। तो अगर आपके सिस्टम में भी एंटीवायरस हो तो राइट क्लिक करके चेंज सेटिंग में रियल टाइम स्कैनिंग ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि 90% प्रॉब्लम्स एंटीवायरस क्रिएट करता है। तो मैंने क्या किया, दोस्त के सिस्टम में जाके रियल टाइम स्कैनिंग ऑफ कर दिया। आप देखिए मैंने ऑफ कर दिया इसे। क्योंकि जो भी है एंटीवायरस को सस्पिशियस लगता है उसे रोक देता है, जबकि टेक्निकली वो चीज़ जरूरी नहीं कि सस्पिशियस ही हो। अब देखिए अभी तक तो कुछ एरर नहीं आया है।
हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। दोस्तों अब हमने यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया जुपिटर। अब हमारे दोस्त को अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट सिखा लिया, तो मेरे दोस्त क्या करेगा, पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV, और इससे से मैंने जो बाकी कमांड सिखाई वो कमांड्स भी आपको ट्राई करेंगे घर में। हाँ तो हमारे दोस्त ने बता दिया माई ENV, और सिंपली क्या लिखेंगे CD माई ENV, या सिंपली लिखेंगे वर्चुअल ENV। कैसे बनाना है वर्चुअल ENV माई ENV को। तो ये जो कमांड्स मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले सिखाई थी वो कमांड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे CD माई ENV, और फिर लिखेंगे scripts/activates। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके आगे अब आप काम कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें चेक करना है जुपिटर लैब, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जुपिटर लैब। हालांकि आप IPython भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें जुपिटर लैब में काम करना है तो इसलिए मैं जुपिटर लैब ओपन कर रहा हूँ। अभी पूछा है कि कौन से ब्राउजर में ओपन करना चाहते हो, तो मैंने कहा क्रोम में। नॉट कंपल्सरी कि आप क्रोम लें, आप कुछ भी ले सकते हैं। दोस्तों देखिए प्यारी सी विंडो ओपन हो गई। ये प्यारी सी विंडो क्या कहलाती है, आपकी जुपिटर लैब। तो जुपिटर लैब एक टूल है जो डायरेक्टली वेब ब्राउजर में काम करता है। यहाँ पे लिखा है 8888, जो रिप्रेजेंट करता है हमारी मशीन को। तो क्लाइंट भी हमारी मशीन में, सर्वर भी हमारी मशीन में। अब आप यहाँ पे नोटबुक भी बना सकती हो, चाहो तो टर्मिनल भी यहाँ से ओपन कर सकते हो, जिनको हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं। तो अब मैं इस स्क्रीन को बंद कर देता हूँ और वापस अपने एक्चुअल सिस्टम पे चल रहा हूँ, जिससे कि हम एक्चुअल सिस्टम पे जुपिटर लैब में काम करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी दोस्तों के सिस्टम में जुपिटर लैब में दिक्कतें आई थी अब वो इंस्टॉलेशन करेंगे। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक एड्रेस लिखी आती है। कभी कभी क्या होता है कि आपके सिस्टम में ये वर्क नहीं करता प्रॉपर्ली जुपिटर लैब, तो ये कॉपी कर लीजिएगा। ये कॉपी करके आप इसे ब्राउजर में पेस्ट कीजिएगा। ठीक, इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये स्टार्ट हो गया। तो हमें डिस्कशन करना है जुपिटर लैब के बारे में। तो यहाँ हमने कर्सर रखा है, यहाँ पे लिखा हो जुपिटर लैब। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है। और मेरे सिस्टम में भी अब जुपिटर लैब स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग है, मुझसे पूछा है कि कौन सा कर्नल चाहिए आपको। दोस्तों अगर आप ये कर्नल लोगे तो आपके सिस्टम का पाइथन यूज होगा, जबकि आप कौन सा ऑप्शन लेंगे, आप ये वाला ऑप्शन पिक करेंगे, जिससे कौन सा वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज होगा, जो हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। अब आप जो भी बनाओगे वो किसमें से होगा, आपकी वर्चुअल एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पे भी इंटरेक्टिव शेल अवेलेबल है। अब यहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी IPython शेल लिखा है। तो अभी जो मैंने ब्लैक वाली विंडो में काम किया था वो यहाँ पे भी हो सकता है। जैसे हमने कहा प्रिंट, हमने ब्रैकेट लगाया, कहा हेलो वर्ल्ड, हमने एंटर प्रेस किया। यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल एंटर। शिफ्ट एंटर से यहाँ पे काम हो तो शिफ्ट एंटर से कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क काम करता है। तो हमने कहा दोस्तों A इक्वल टू इंडिया, शिफ्ट एंटर, इंडिया बन गया। अब हम लिख रहे हैं A डॉट
तो अगेन वी आर गेटिंग द लिस्ट। तो थोड़ी देर पहले जो आपने काम किया था आई पाइथन शेल में, वो आई पाइथन शेल आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है, जुपिटर लैब में भी अवेलेबल है। तो आज मैंने जितने भी शॉर्टकट्स अपने दोस्तों को सिखाए वो पूरे शॉर्टकट्स यहाँ पे काम करेंगे। शिफ्ट एंटर। अब हमें करना क्या पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे हमें करना पड़ता है न्यू और सेलेक्ट करना पड़ता है नोटबुक। अभी जो आप देख रहे हैं वो कंसोल है, अभी जो आप देख रहे हैं ये कंसोल है दोस्तों। टर्मिनल आप जानते हैं, जो हम CMD ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, उसे टर्मिनल कहते हैं। कभी कभी हम टर्मिनल पे काम करेंगे, लेकिन 90% टाइम में किस में काम करूंगा, नोटबुक में। तो यही मेरे आज की क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव था कि मेरे दोस्तों को कम से कम क्या आ जाए, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना आ जाए, वर्चुअल एनवायरनमेंट में जुपिटर लाइव स्टार्ट करना आ जाए। क्यों? क्योंकि अब मैं जो भी पढ़ाना शुरू करूंगा वो इसी में पढ़ाऊंगा। जैसे आज का मेरा अंतिम टॉपिक था दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ डेटा सेट। तो जब भी हम डेटा साइंसेस की बात करते हैं या मशीन लर्निंग की बात करते हैं या AI की बात करते हैं, तो जो पहला वर्ड आता है वो क्या आता है, डेटा सेट। लिखा है इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, कैन बी एनीथिंग फ्रॉम एन एरे टू द कंप्लीट डेटाबेस। अब इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी किया। अब देखिए यहाँ पे खासियत क्या है, यहाँ मैं लूंगा मैं मार्कडाउन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डबल हैश या सिंगल हैश। सिंगल हैश का मतलब है हेडिंग, कंसेप्ट ऑफ डेटा सेट। तो आई पाइथन कहता है कि आप जो है डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमने हेडिंग बना ली यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ डेटा सेट। हालांकि अभी हाईलाइट नहीं हुआ, वैसे हाईलाइट हो जाता है। ये बीच में एक स्पेस देके देखें, यहाँ पे बीच में एक स्पेस आना चाहिए। तब हम करें एंटर, कंट्रोल एंटर, हेडिंग बन गई। यानी अब मैं क्या करूँगा, नोट्स भी वहीं के वहीं बनाऊँगा और कोड भी वहीं का वहीं लिखूँगा। अब मुझे सब हेडिंग बनानी है दोस्तों, तो यहाँ से फिर से मैं मार्कडाउन ले लूँगा। और हमारा पहला टॉपिक है, मैं यहाँ पे डबल हैश लगा रहा हूँ। डबल हैश का मतलब है सब हेडिंग। क्या? अबाउट डेटा सेट्स, अबाउट डेटा सेट्स। अब ये फाइल मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। जब मैं आपसे ये फाइल शेयर करूँगा तो जो मैंने लिखा हुआ आपके पास भी अवेलेबल होगा। अब मैं एक नया सेल इंसर्ट कर लेता हूँ। तो सेल इंसर्ट करने के यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हम एक सेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो एक नया सेल आ गया। हालांकि इसके लिए शॉर्टकट भी होता है, ए दबाने से भी नया सेल में इंसर्ट कर सकता था। अब मुझे यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, तो मैं डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ। तो अगेन यहाँ से मैं मार्कडाउन ले लेता हूँ और लिख देता हूँ डेफिनेशन। यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ स्टार। स्टार का मतलब है बोल्ड। ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और फिर कंट्रोल एंटर। तो ये हेडिंग बन गई। अब फिर से मैं एक सेल ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोर्स सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे टीचर डेफिनेशन लिखती है कि भाई हम डेटा सेट के बारे में पढ़ रहे हैं। और डेटा सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसमें किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। अब मुझे एग्जांपल समझाना है, तो मैंने एक एरे बना लिया दोस्तों। तो ये जो एरे है ये क्या कहलाएगा? एक डेटा सेट। जैसे होप कि आप सभी की एज हो, तो हमने कहा ए इक्वल टू, ये कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं कंट्रोल एंटर दबाऊंगा, शिफ्ट एंटर। अभी एग्जीक्यूट हो गया। अब इसे डिस्प्ले करने के लिए हम सिंपली ए लिखेंगे और कंट्रोल एंटर। तो भाई डेटा शो हो गया कि डेटा क्या है, 99, 86, 87, 88, 111 और 86। अभी जो मैंने बनाया ये हार्ड कोडेड डेटा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इट इज हार्ड कोडेड डेटा। बट इन रियल लाइफ वी गेट डेटा फ्रॉम सर्वर्स। जैसे कल मैंने बताया था कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो डेटा प्रोवाइड करती हैं। जैसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेटाबेस है आयरिस डेटाबेस। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ दोस्तों गूगल में, आयरिस डेटा सेट
डाउनलोड। तो जितने भी रिसर्चर्स वर्क करते हैं दोस्तों, वो अपनी एल्गोरिथम बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? आयरिस डेटा सेट का। तो आगे चल के जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम इस आयरिस डेटा सेट को भी यूज़ करने वाले हैं। तो डिफरेंट पर्पसेस से डेटा सेट्स अवेलेबल है। तो कम से कम एक छोटी सी डेफिनेशन लगे कि डेटा सेट होता क्या है। अच्छा, फिर अब मैं क्या करूँ? अब मैं अगला कंसेप्ट अपने दोस्तों को पढ़ाना चाह रहा हूँ। अब अगला कंसेप्ट है डेटा टाइप का। जब हम पाइथन में काम करते थे तब डेटा टाइप अपने आप डिसाइड हो जाता था, लेकिन यहाँ पे जब हम काम करते तो डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरह का डेटा हम काम कर रहे हैं। टू एनालाइज डेटा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर डीलिंग विथ। तो न्यूमेरिकल डेटा भी हो सकता है, कैटेगराइकल डेटा भी हो सकता है और ऑर्डिनल डेटा भी हो सकता है। न्यूमेरिकल में तो नंबर्स आते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन नंबर्स भी दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट नंबर्स या कंटिन्यूस नंबर्स। जैसे किसी ब्रिज से कितनी कारें निकली तो उससे हम काउंट कर सकते हैं, या मेरे पास कितनी एप्पलों से हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा होता है जिसमें इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। जैसे मेरे क्लास में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अब सबकी हाइट फिक्स तो ना होगी, माइनर का डिफरेंस भी हो सकता है, मिलीमीटर का डिफरेंस भी हो सकता है। तो जहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल से हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस डेटा कहेंगे। कैटेगरियल डेटा क्या होता है दोस्तों, कैन नॉट बी मेजर्ड अगेंस्ट ईच अदर। जैसे फेवरेट कलर, अब हो सकता है कि मेरे पहले फ्रेंड का फेवरेट कलर ब्लू हो, सेकंड फ्रेंड का फेवरेट कलर रेड हो और तीसरे का फेवरेट कलर ग्रीन हो, या फिर यस नो आंसर। ऑर्डिनल डेटा जहाँ पे पोजीशन फिक्स हो पाए, जैसे किसी फ्रेंड ने कहा सर मेरी ग्रेड ए है, किसी ने कहा मेरी ग्रेड बी है, तो हम समझ जाते कि भाई ए ग्रेड वाला यानी होशियार बच्चा होगा, बी ग्रेड यानी थोड़ा सा उससे नीचे होगा। अब हमें पता होगा कि उसका डेटा टाइप क्या है, तो हमें एनालाइज करने में आसानी होगी। अब दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं डॉक्यूमेंटेशन की इसके मैं कॉपी कर सकता हूँ कॉपी, और मैं कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं करूँगा क्या, पहले मैं एक नया सेल ऐड करूँगा, इसे नीचे ले जाना है दोस्तों, मूव डाउन, यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है, सेल को नीचे ले जा सकते हैं या इसको ऊपर ले जाते हैं। इसके शॉर्टकट भी होते हैं मूव डाउन करने के, बी होता है शायद, हाँ बी। डी से तो सेल डिलीट होता है, सेल डिलीट होता है डी से, ओके। सी से डिलीट होता है यहाँ पे सेल, इसे डी कर देते हैं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें यहाँ इंसर्ट करना एक नया सेल, हालांकि ए कमांड होता है नया सेल नीचे ऐड करने के लिए, मैं ए दबा देता हूँ, यहाँ पे मैं ए दबा देता हूँ, ओके। ए से नीचे ऐड नहीं हो रहा, इसे डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे फिर से मार्कडाउन करना है, तो ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन होता है। अब फिर से मुझे एक नया सेल ऐड करना है, तो मैंने राइट क्लिक किया, कहा ऐड अ सेल, यहाँ से भी हम प्रेस कर सकते हैं ऐड अ सेल, ये सेल ऐड। तो कम से कम मेरे दोस्तों को ये समझ में आ गया कि मॉड्यूल 2 में IPython क्यों हम सीख रहे हैं या जुपिटर लैब क्यों सीख रहे हैं, कि जब मैं अपने दोस्तों को डेटा शेयर करूँगा तो डेटा में डॉक्यूमेंटेशन भी होगी प्लस एग्जाम्पल कोड भी होगा। जैसे मुझे अगला एग्जाम्पल दोस्तों को क्या सीखना है, कल हमने सीखा था मीन, लेकिन दोस्तों 12th क्लास में टीचर ने भी 3 चीज़ें पढ़ाई थी, क्या, मीन, मीडियन और मोड। याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू। मीडियन का मतलब क्या, मिड पॉइंट। जैसे स्कूल लाइफ में टीचर कहती थी सभी बॉयज लाइन में खड़े हो जाओ, कैसे लाइन में खड़े हो जाओ, हाइट के अकॉर्डिंग, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा। फिर टीचर मिड वाले स्टूडेंट को निकाल लेती थी,
जिससे टीचर क्या कहते थे, ये मीडियन है। अच्छा, सबसे जो लास्ट में हम पढ़ते थे वो था मोड, मोस्ट कॉमन वैल्यू। जैसे दोस्तों, मैं एक शूज़ का शॉप ओपन करने का प्लान कर रहा हूँ। अब मैं कैसे डिसाइड करूँ कि किस नंबर के शूज़ में ज़्यादा रखूँ? वहाँ पे मीन भी काम नहीं आएगा, वहाँ पे मीडियन भी काम नहीं आएगा, वहाँ पे क्या काम आएगा? मोड। मैं क्या करूँगा, दुकान खोलने से पहले पूरे बैरागढ़ में सर्वे करूँगा, हर व्यक्ति से पूछूंगा, भैया आप कौन से नंबर का जूता पहनते हैं? कोई कहेगा 8, कोई कहेगा 9, बहुत ही रेयर कोई होगा जो 10 कहेगा। तो जब मैं डेटा के एंड में जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा किस नंबर के शूज़ देखे मुझे बॉयज़ में, 8 नंबर का जूता, क्योंकि बॉयज़ में सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा चलता है? 8 नंबर। तो टेक्निकली जब मैं शॉप ओपन करूंगा तो शॉप में किस नंबर का जूता मुझे ज़्यादा रखना पड़ेगा? 8 नंबर का। गलती से अगर मैं डेटा एनालिसिस ना करके डायरेक्टली 10 नंबर का जूता रखता तो मेरा बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही लॉस में चला जाता। इसी को तो डेटा साइंसेस कहते हैं दोस्तों। तो देखिए, हम यहाँ पे आज पहली बार एक नई लाइब्रेरी सीख रहे हैं, कौन सी? साइंस पाई। दोस्तों, नम पाई में पहले से अवेलेबल है मीन, नम पाई में पहले से अवेलेबल है मीडियन, लेकिन क्या अवेलेबल नहीं है? मोड। अब सभी दोस्तों को पिप कमांड तो आता ही है, तो मेरे दोस्तों को क्या लिखना पड़ेगा? मेरे दोस्तों को लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल कौन सी लाइब्रेरी? साइंस पाई। लेकिन कहाँ चलाओगे? रन इट इन यूर वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वापस मैं CMD में चलता हूँ मेरे दोस्तों। और हम जानते हैं कि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट D ड्राइव में है, CDVENV। और हम जानते हैं कि हमें क्या लिखना पड़ता है? script/activate। अब ये कमांड आप लोगों को याद हो चुकी है कि हाँ भाई ऐसा कुछ लिखा जाता है। अब सिंपली मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पिप इंस्टॉल कौन सा लाइब्रेरी? साइंस पाई। अब ये लाइब्रेरी पूरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगी, केवल और केवल इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होगी। लेकिन आज मैंने कमांड लिखा था सिस्टम साइड पैकेजेस। सिस्टम साइड पैकेज का मतलब है कि मेरे सिस्टम में जितनी भी लाइब्रेरीज थी वो यहाँ आ चुकी, तो दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब हमें क्या करना है दोस्तों? हमने आपको ये छोटा सा जो कोड सिखाया उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखिए, कल मैंने वेरिएबल का नाम A दिया था, लेकिन आज मैंने क्या लिखा है? एज। तो मैंने सबसे पहले क्या इंपोर्ट किया? numpy। लिखा है इंपोर्ट numpy एस NP। हम जानते कि हमने पढ़ा था एलियासिंग का कंसेप्ट, तो हमने एलियासिंग कर ली। साइंस पाई आपको पता चल गया क्यों चाहिए साइंस पाई? क्योंकि हमें स्टैटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमने एक लिस्ट बना ली, यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं मीन, यहाँ पे सीखना चाहते हैं मीडियन, जबकि यहाँ पे क्या फाइंड करना चाहते हैं? मोड। अब गलती से किसी फ्रेंड ने क्या लिख दिया? np.mode, तो दिस विल गिव्स एरर, क्योंकि numpy लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है। ये किस लाइब्रेरी का पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस पाई। तो जल्दी से मुझे इस प्रोग्राम को यहाँ से क्या करना चाहिए? कॉपी, और यहाँ से NP हटा के वापस मुझे क्या करना चाहिए? स्टैट्स। मैंने इसे कॉपी किया दोस्तों और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब हम जानते हैं कि हमें क्या प्रेस करें? कंट्रोल एंटर। जैसे मैंने कंट्रोल एंटर किया तो ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। सेल यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए सिस्टम मैसेज दे रहा है कि भाई भूपेंद्र, तुम्हारे इस डेटा का मीन कितना है? 18.7। मीडियन कितना है? 19। जबकि मोड है, मोड क्या है जो सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा कौन सी एज है? 19। देखिए 1 2 3 3 बार आई चुकी है 19। तो सिस्टम बता रहा है कि 19 जो आपके सिस्टम में 3 नहीं, 4 बार आया है। 1 2 3 4। तो यहाँ पे सिस्टम बता रहा है 4 बार आ चुका है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ? यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, जो मैं कल करना चाहता था लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ %टाइम इट।
कल मुझे नहीं पता कि सक्सेस क्यों नहीं मिल पाया था हमें। इसे स्टॉप करना पड़ेगा। कुछ मैंने गलत कर दिया जिस कारण से ये एक इनफाइनाइट लूप में चला गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसे सेव कर सकता हूँ, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे शायद आपको मैंने लास्ट टाइम एक्सपोर्ट सिखाया था एक ऑप्शन। अब जैसा कि मैंने दोस्तों से कहा कि मैं दोस्तों को नोट्स भेजता हूँ, किस फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में, तो टेक्निकली वैसे मैं इसमें सेलेक्ट करता है, इसे पीडीएफ बना देता और ये पूरी की पूरी फाइल मैं आपको कहाँ भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे। अब चाहे तो ऐसे ना करके आप लोगों को ये आई पाइथन फाइल भी भेज सकता हूँ। अब अगर आपको मैं आई पाइथन फाइल सेंड कर दूँ तो फ़ायदा क्या होगा कि सिंपली बस आप घर में एबल रन ऑप्शन क्लिक करेंगे और जैसा मेरे में काम करा था सेम एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही किस में काम करेगा आपके सिस्टम में। तो अंत में हम आज की क्लास के कंक्लूजन में आना चाहेंगे कि आज की हमारी क्लास शुरू कैसे हुई। यहाँ से हमारी क्लास शुरू हुई। सबसे पहले तो हमने सीखा कि भाई हमारे पास जो जुपिटर लैब उसमें इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ रही है वो कैसे सॉल्व की जाए, तो वो हमारी सॉल्व हो गई। सेकेंड हमने सीखा कि आईपाइथन शेल कैसे स्टार्ट करते हैं और उसमें कौन कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट्स काम करते हैं। फिर हमने सीखा कि जुपिटर लैब को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट को सेटअप करना है। और अंत में हमने सीखा कि डेटा सेट क्या होता है और फिर डेटा सेट पे हमने क्या परफॉर्म किया, ऑपरेशन। अभी मैं केवल 10 या 11 डेटा स्टोर किए कुछ एजेस, लेकिन रियल लाइफ में गीगाबाइट्स ऑफ डेटा हो सकता है और वो गीगाबाइट्स का डेटा आपके पास नहीं रहेगा, वो टेक्निकली कहाँ से आएगा, सर्वर्स के पास। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी से जो डेटा फ्री में प्रोवाइड करती हैं, कुछ डेटा फ्री में नहीं मिलता। जैसे आपका देखो बीच में आया था न्यूज़पेपर में कि कोविड-19 का डेटा अपने इंडिया में से वो चोरी हो गया था, किसी बोट ने चोरी कर दिया था, क्योंकि उसमें बहुत सी सेंसिटिव डेटा भी रहती हैं। तो कुछ ही ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फ्री डेटा प्रोवाइड करती हैं। तो आगे चल के मैं उन वेबसाइट्स का नाम बताऊंगा जहां से हम डेटा पिक कर सकते हैं।